हम लोग बीपीएससी और बीए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में है अब, और ये सेट कंटिन्यू चलेगा एग्जाम तक। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग पूरे सेट हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई है वो भी पूरा करेंगे, और मैथ रीजनिंग जो है वो भी पूरा करेंगे। पेपर 3 है और पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक दिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। और पूरे देखिएगा तभी कुछ फायदा होगा आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा बनाइएगा तो ज्यादा रिविजन होगा। और जो भी डिस्कशन करेंगे आप लोग नोट कर लीजिएगा और नहीं तो सुनिएगा, क्योंकि रिविजन क्वेश्चन बनाइएगा तो रिविजन होता रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, कथन ए किसी तत्व घटना के कारण लालटेन का तेल ऊपर चढ़ता है। कारण है आर, द्रव्य के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल तथा द्रव्य और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल कुछ तनाव और तनिकत्व जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्यों है तो डिस्कशन है, आपको एक्सप्लेनेशन भी सुन लिया। किसी तत्व वो परिघटना है जिसमें कोई द्रव्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक संकीर्ण नली केशिका या झरझरा सामग्री जैसे बत्ती में ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। ये ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। ससंजक बल क्या है? तो ससंजक बल जो है, ससंजक बल है एक ही पदार्थ के अणु जैसे जल या जल, ये क्या है? एक पदार्थ का अणु है जैसे जल है, जल से जल के बीच आकर्षण है, दोनों के बीच क्या है? आकर्षण होता है। असंजक बल क्या है? विभिन्न पदार्थों के अणु जैसे जल या बत्ती। आकर्षण असंजक बल है, इसमें संजक बल है, ससंजक बल इसमें जल या जल को एक ही तरह का पदार्थ रहेगा जिसके बीच आकर्षण होगा। और इसमें है जैसे जल है, इसमें क्या है? जैसे जल और बत्ती, बत्ती ये दोनों के बीच आकर्षण होगा। लालटेन बत्ती में तेल तभी ऊपर चढ़ता है जब तेल के अणुओं और बत्ती के रेशे कपास के बीच लगने वाला असंजक बल तेल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक प्रबल होता है। और यह असंजक बल सामान्यतः तेल को बत्ती से चिपकने और ससंजक बल को तोड़कर ऊपर चढ़ने के लिए खींचता है, जिसे किसी तत्व क्रिया कहते हैं। यदि ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है तो यह बर्तन से नहीं चिपकता है तथा केस नली में इसका परत नीचे गिर जाता है। अगले क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, सूची पैदा विद्युतीय चुंबकीय तरंग को सूची टू मुख्य अनुप्रयोग से संबंधित करें। सूची प्रश्न है, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैद्युत तरंग, अवरक्त तरंग। सूची 2 में है छोटी रश्मियों का पता लगाना, क्रिस्टल संरचना, संरचना अध्ययन। दूसरा है रिमोट कंट्रोल, कोहरे में फोटोग्राफी। तीसरा है खाद्य पदार्थ का संरक्षण, अदृश्य लिखाई का पता लगाना। और चौथा है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना नाभिकीय क्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हो जाएगा ये तो है फर्स्ट है जो गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना और नाभिकीय क्रिया क्या करता है? गामा है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। एक्स किरणें है टूटी हड्डियों का पता लगाना, क्रिस्टल संरचना अध्ययन। एक्स किरणें क्या करता है? टूटी हड्डियों को पता लगाता है। और परावैद्युत तरंग है खाद्य पदार्थों के संरक्षण, अदृश्य लिखाई का पता लगाता है। परावैद्युत जो है खाद्य पदार्थों को संरक्षण और अदृश्य लिखाई का पता लगाना। अब रक्त तरंग है, अब रक्त तरंग
रिमोट कंट्रोल कैमरे में फोटोग्राफी में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, चालन केवल द्रव्य और गैसों में होता है, संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। ऑप्शन डी है, ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। तो इसका देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण के संबंध में यह कथन सही है कि विकिरण रेडिएशन होता है, रेडिएशन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे अवरक्त तरंग यात्रा करती है। तरंगों की यात्रा करने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचाना विकिरण की परिघटना है, जो यह अंतरिक्ष विशाल निर्वात से होकर आती है। चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थ में होता है, हालांकि यह द्रव्य और गैसों में भी अल्प मात्रा में होता है। संवहन द्रव्य या गैस के अणुओं की वास्तविक गति द्वारा होता है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न 4 है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? तो ऑप्शन है, प्रकाश को सघन माध्यम से गैर माध्यम में जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी है, क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है, इंद्रधनुष का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इंद्रधनुष का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है, न्यूटन के शीतलन नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किस वस्तु के ठंडा होने की दर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है, केवल वस्तु के ताप पर। ऑप्शन बी है, केवल परिवेश के ताप पर। ऑप्शन सी है, वस्तु और परिवेश के तापांतर पर। ऑप्शन डी है, वस्तु के द्रव्यमान पर। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और परिवेश के तापांतर पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। न्यूटन का शीतलन नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के ताप और उसको आसपास के परिवेश के ताप के तापांतर के समानुपाती होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि तापांतर अधिक है, जैसे गर्म चाय ठंडे कमरे में, तो वस्तु तेजी से ठंडी होगी। यदि तापांतर कम है, जैसे वही गर्म चाय गर्म कमरे में, तो वस्तु धीरे धीरे ठंडी होगी। वस्तु के ठंडी होने की दर केवल वस्तु के ताप या परिवेश के ताप पर नहीं, बल्कि उनके अंतर पर निर्भर करती है। वस्तु का द्रव्यमान कुल ऊष्मा क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन दर को मुख्य रूप से तापांतर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है अवश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी है श्रव्य तरंग, ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन डी है रेडियो तरंग। कौन सा तरंग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पराश्रव्य तरंग। सोनार क्या करता है? पानी के अंदर कोई वस्तु रहता है, उसको पता लगाता है या गहराई मापने के लिए पानी के नीचे की वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है सोनार का उपयोग। इस समुद्र के गहराई मापने के लिए किया जाता है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न नंबर
7 है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है मंदक, ऑप्शन सी है शीतलक, ऑप्शन डी है नियंत्रक। सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का? प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मंदक। ये क्यों हो जाएगा मंदक? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम के विखंडन से उच्च ऊर्जा वाले त्रिप न्यूट्रॉन निकलते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए इन त्रिप न्यूट्रॉन को धीमा करना आवश्यक होता है ताकि वे अन्य यूरेनियम नाभिकीय द्वारा अवशोषित होकर विखंडन कर सकें। मंदक वह पदार्थ होता है जो इन त्रिप न्यूट्रॉन की गति को धीमा करके उन्हें काफी न्यूट्रॉन में बदल देता है। भारी जल D2O एक उत्कृष्ट मंदक है क्योंकि यह न्यूट्रॉन को धीमा करता है और उन्हें सामान्य जल की तुलना में बहुत कम अवशोषित करता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है कथन ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कारण माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका शोषण द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन में ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, तो नंबर 1। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है या जीव विज्ञान का एक स्थापित तथ्य है। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कोशिका शोषण की प्रक्रिया होती है। कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु में संग्रहित किया जाता है। एटीपी कोशिका की सभी गतिविधियों जैसे गति संश्लेषण परिवहन के लिए ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं विटामिन को सूचित से रासायनिक नाम कार्य को सम्मिलित करें। और विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी में कैल्सिफेरॉल, फिलोक्विनोन रक्त का थक्का, रेटिनॉल दृष्टि के लिए आवश्यक, एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बी रोग के लिए। तो प्रश्न 10वां का आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ए है रेटिनॉल दृष्टि के लिए आवश्यक। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन बी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल हड्डियों के लिए आवश्यक। विटामिन के है रक्त सेक्स कंडन, विटामिन के है फिलोक्विनोन रक्त का थक्का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ऑक्सीजन कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है जिबरेलिन तनिक की वृद्धि में सहायक है। ऑप्शन सी है साइटोकिनिन वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड पतलों को गिरने में मदद करता है। तो इसका 11 का आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर है बी, जिबरेलिन तनिक की वृद्धि में सहायक होती है।
क्या है इसका? पादप हार्मोन के संबंध में सही कथन है कि जिबरेलिन तनु की वृद्धि में सहायक है। जिबरेलिन पादप हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह विशेष रूप से तने और पत्तियों में, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। ऑक्सीन मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और शीर्ष प्रभावित के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीन के अन्य उपयोग, ऑक्सीन के दो अन्य खरपतवारनाशी गुरुत्वानुवर्ती या प्रकाश सानुवर्ती गति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मानव अंततः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है। ऑप्शन सी है अग्न्याशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है। ऑप्शन डी है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालिन स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव अंततः स्रावित ग्रंथियों और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के संबंध में गलत कथन है कि पैंक्रियाज केवल इंसुलिन स्रावित करता है। पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंततः स्रावी कार्य के हिस्से के रूप में लैंगरहैंस के द्वीप से हार्मोन स्रावित करती है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला दो मुख्य हार्मोन स्रावित करता है, पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन जो रक्त शर्करा को बढ़ाता है और इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है। उस ग्रंथ वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, थायराइड थायरॉक्सिन और अधिवृक्क एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 13, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निम्न में से कौन किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से। ऑप्शन बी है जल के अणुओं के अपघटन से। ऑप्शन सी है क्लोरोफिल के टूटने से। ऑप्शन डी है ग्लूकोज के निर्माण से। तो प्रश्न 13 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जल के अणुओं के अपघटन से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है ग्रावीन का प्राकृतिक सेवन का सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। ऑप्शन बी है अर्जित लक्षणों की वशांगति। ऑप्शन सी है योग्यतम की उत्तरजीविता। ऑप्शन डी है आकस्मिक छोटे छोटे उत्परिवर्तन। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डार्विन का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत योग्यता की उत्तरजीविता पर जोर देता है। क्या करता है? योग्यता की उत्तरजीविता पर जोर देता है। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत विकासवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्या है? ये विकासवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि किसी आबादी में जीवों के लिए लक्षणों में भिन्नता होती है। जिन जीवों के लक्षण उन्हें अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित बनाते हैं उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रक्रिया को योग्यता की उत्तरजीविता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मानव रक्त में ए-बी-ओ रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति। ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति। ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार। ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स की संख्या। 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति। मानव रक्त में ए-बी-ओ रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। ए-बी-ओ रक्त समूह प्रणाली का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली की सतह पर पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन या शर्कराओं द्वारा होता है। इन्हें एंटीजन या प्रतिजन कहा जाता है। यदि आरबीसी पर फर्स्ट ये एंटीजन है तो रक्त समूह ये होगा, आरबीसी पर बी एंटीजन है तो रक्त समूह ये होगा, ये
और बी दोनों इंटीजर है तो रक्त समूह ए है, एवं कोई भी ए या बी इंटीजर नहीं है तो रक्त समूह ओ है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर 16 नंबर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए का वर्गीकरण करना, ऑप्शन बी है वांछित जीव को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन डी है कोशिका विभाजन का अध्ययन करना। तो प्रश्न 16 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य वांछित जीव को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, डीएनए के खंडों को कृत्रिम रूप से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक जीव स्रोत से एक विशिष्ट वांछित जीन, जैसे मानव इंसुलिन बनाने वाला जीन को निकालना है। इस जीन को फिर एक वाहक जैसे प्लास्मिड में डाला जाता है और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक दूसरे जीव मेजबान जैसे बैक्टीरिया में स्थानांतरित किया जाता है। मेजबान जीव तब उस जीन को अभिव्यक्त करता है जैसे बैक्टीरिया मानव इंसुलिन का उत्पादन करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 17, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है जो कि हीरा कुचालक है। कारण है आर, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अनुरूप है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है जबकि हीरा कुचालक है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संतरित होता है और 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से संयोजक बंध बनाता है, जिससे एक षष्ठकोणीय कट बनती है। ग्रेफाइट की चौथा संयोजन इलेक्ट्रॉन मुक्त डिलोकेराइज करता है और परतों के बीच गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को कुचालक बनाता है। हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है और 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल संयोजक बनता है, जिसे एक त्रि-आयामी जालक बनता है। हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का हीरा क्यों कुचालक होता है? क्योंकि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट रासायनिक यौगिक को सूची टू सामान्य नाम को लिखी है। क्योंकि फर्स्ट कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCHO3, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट NaCO3 10H2O, धारण सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा। 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा विरंजक सोड। सोडियम धोवन सोडा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट हो जाएगा वाशिंग सोडा हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए तत्वों को बढ़ते हुए परिभार में बाहर के क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
ऑप्शन बी है क्षैतिज पंक्तियों को समूह ग्रुप कहा जाता है। ऑप्शन सी है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ऑप्शन डी है आवर्त सारणी में कुल 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब आवर्त नियम हेनरी मोसले ने दिया था। आधुनिक का जो आधुनिक है ये हेनरी मोसले ने दिया था। मोसले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा बनते हैं। ऑप्शन बी है संयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझेदार द्वारा बनते हैं। ऑप्शन सी है संयोजक बंध साझा किए गए इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का बहुत कमजोर आकर्षण बंध है। तो जिसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है डी हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का बहुत कमजोर आकर्षण बंध है। प्रश्न 21 नंबर है बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दबाव उसके आयतन के समानुपाती होता है। बी वेग के समानुपाती होता है। सी वर्ग के समानुपाती होता है। डी वर्गमूल के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी वेग का समानुपाती होता है। बॉयल का नियम गैसों के व्यवहार से संबंधित है। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। प्रश्न 22 है वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव्य अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या वह कहलाती है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण। ऑप्शन बी संघनन। ऑप्शन सी ऊर्ध्वपतन। ऑप्शन डी गलनांक। तो 22 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है 22 का सी सब्लिमेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ में द्रव्य अवस्था में आई सीधे गैस में बदल जाता है ऊर्ध्वपतन कहलाता है। सब्लिमेशन वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है ठोस अवस्था है ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाएगा गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है लोहे में जंग लगना रिजल्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण उपचयन। ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर ये हो रेडॉक्स रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड बनाता है जिसे जंग कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 ब्लू क्लोरीन तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए एक संपूर्ण जीव की प्रतिकृति बनाना। ऑप्शन बी है किसी विशिष्ट जीव के अनेक प्रतियां बनाना। सी है प्रोटीन संरचना का विश्लेषण करना। डी है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का बी किसी विशिष्ट जीव की अनेक प्रतियां बनाना। इसका ब्लू क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना है। ब्लू क्लोनिंग जिसे आणविक क्लोनिंग भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं आणविक क्लोनिंग कहते हैं। प्राथमिक लक्ष्य एक विशिष्ट जीन या जीव में खंड की पहचान करना है उसे अलग करना है और उसकी असंख्य प्रतियां कॉपी बनाना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। प्रश्न 25 कह रहा है CRI
SPR PAS9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है जीन संपादन, ऑप्शन सी है अपशिष्ट जल उपचार, ऑप्शन डी मौसम पूर्वानुमान। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SPR CAS9 तकनीक का उपयोग जीन संपादन होता है। यह तकनीक मूल रूप से बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक प्रतिरक्षा तंत्र है जिसका उपयोग ये वायरस से बचाव के लिए करते हैं। वो करते हैं वायरस से बचाव के लिए। प्रश्न नंबर 26 है जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन बी है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग, ऑप्शन सी है फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक खादों का न्यूनतम या उपयोग, ऑप्शन बी है सुरक्षित फसल उगाना। 26 का आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर है 26 का फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक खादों का न्यूनतम या उपयोग। जैविक कृषि में फसल चक्र, हरी और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक खादों का न्यूनतम या उपयोग पर जोर दिया जाता है। जैविक कृषि एक कृषि प्रणाली है जो परिस्थिति संतुलन और जैव विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका मुख्य सिद्धांत सिंथेटिक उर्वरक, कीटनाशकों, शाकनाशकों और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग को प्रतिबंधित या न्यूनतम करना है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए यह प्राकृतिक आदानों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटासियम, ऑप्शन सी है लौह। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 27 का आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये सब शामिल होता है, दो नहीं होता है शामिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 28 मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शहद उत्पादन करना, बी है रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी है शहद और मोम का उत्पादन, ऑप्शन बी है परागन उत्पादन। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा शहद और मोम का उत्पादन। मधुमक्खी पालन का अर्थ है शहद और अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी कॉलोनियों का रखरखाव और प्रबंधन। इसका प्राथमिक और सबसे प्रसिद्ध व्यवसाय के उद्देश्य मधुमक्खी द्वारा फूलों के रस से बनाए गए शहद का संग्रह करना है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। कारण और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा एक भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है किसी परिस्थिति तंत्र में प्रजाति की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी है खाद्य श्रृंखला के कणिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन सी है जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन डी है जैविक कचरे का अपघटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न 31 है तत्परता मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? प्रश्न 31 है ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है असम। अब 31 का आंसर हो जाएगा ये करेंट से है
31 का ऑप्शन ये हो जाएगा झारखंड। तबासा मिश्रा झारखंड राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। 7 नवंबर 2025 को 1994 बैच की IPS अधिकारी तबासा मिश्रा ने झारखंड के DGP का पदभार ग्रहण किया। इन्हें यह जिम्मेदारी झारखंड के पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद दी गई। इससे पूर्व तबासा मिश्रा पुलिस मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी है। उन्होंने अपने नेतृत्व में नक्सल प्रभावित इलाकों में कई ऑपरेशन चलाया है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना बिहार से अलग होकर हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। क्वेश्चन 32 कह रहा है 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख समाजी पहल के तहत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरित बिहार मिशन 2025 का उद्घाटन किया? ये है ऑप्शन असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कौन सा ऑप्शन सही है? 32 का करेक्ट आंसर है ये नंबर असम। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत असम राज्य के मंत्रिमंडल ने विवाह मिशन 2025 को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य छठी अनुसूची के क्षेत्रों को छोड़कर असम राज्य में बहु विवाह गैर कानूनी करार देना और समाप्त करना है। यह विधेयक किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है जिसका पहले से ही जीवित जीवन साथी है और ये कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं। यह विधेयक बहु विवाह से प्रभावित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रावधान करता है। इस विधेयक को असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री ममता बिस्वा शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री को है ममता बिस्वा शर्मा। 33 नंबर क्वेश्चन है 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा संस्कृति 2025 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नई दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 को उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका सहकारिता को मजबूत करने के साथ साथ समाज के निश्चित वर्गों का उत्थान करना। उन्होंने 5 वर्ष के अंदर 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सरकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इस सम्मेलन का विषय सपनों का डिजिटलीकरण, समुदाय का सशक्तिकरण। इस आयोजन का उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन के सहकारी मूल्य को मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान और को दूसरा स्थान पर रखा। अमूल को प्रथम स्थान पर रखा है। प्रश्न 34 है 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है विनय कुमार, ऑप्शन बी है सुशील शुक्ला, ऑप्शन सी है त्रिवेणी कुमार, ऑप्शन डी है शिल्प ओझा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट आंसर है बी। क्या है करेक्ट आंसर? बी। 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक 1/12 के लिए प्रदान किया गया। अंग्रेजी यानी कि कुशलता को दक्षिण साउथ इंडिया में फेवल से प्रदान किया गया। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री माधव कोशिका के द्वारा दिया गया। बाल साहित्य पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये तथा ये कांस्य पदक ब्रॉन्ज प्लेट दी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी? ऑप्शन ए है लोकजन, ऑप्शन बी है भाजपा, ऑप्शन सी है जेडीयू, ऑप्शन डी है राजद। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाजपा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिहार विधानसभा 2025 में भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी बनी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने कुल 89 सीट जीती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम भाजपा 89 जीती, जेडीयू 85, लोजपा 19, हम पार्टी 5, रालोमा 4, राजद 25, कांग्रेस 100। अगला क्वेश्चन है किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए श्री रविशंकर, ऑप्शन बी है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी है दलाई लामा, ऑप्शन डी टोप में से एक से अधिक। तो 36 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे 36 का करेक्ट आंसर होती है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बोस्टन विलियम फोरम BVF और AI वर्ल्ड सोसाइटी में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति निर्माण और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का सम्मान विश्व मंच पर भारत के विश्व गुरु की स्थिति को रेखांकित करता है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 1981 में हुई थी। प्रश्न 37 है हाल ही में रक्षा सचिव महासचिव किससे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अनिल सक्सेना, ऑप्शन बी है योग सहाय, ऑप्शन सी है अनिल दयाल सिंह, ऑप्शन डी है विवेक सिंह। तो 37 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विवेक योग सहाय। आज रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया। ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी है। 1 नवंबर 2025 को रक्षा लेखा के रूप में पदभार ग्रहण किया। CGD रक्षा मंत्रालय का एक मुख्य नीति सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है सादिया सुल्तान 37 स्टेट की राष्ट्रपति चुनी गई। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है मोर लेस्टे, ऑप्शन डी है नामीबिया। प्रश्न 38 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया की राष्ट्रपति चुनी गई। इन्हें तंजानिया के राष्ट्रपति चुनाव में 97% वोट हासिल हुए। सामिया सुलूह हसन नवंबर 2023 में तंजानिया की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वर्ष 2021 में वो पहली बार तंजानिया की राष्ट्रपति चुनी गई थी। ये तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। तंजानिया की राजधानी डोडोना है, जहाँ की मुद्रा तंजानिया है। 39 का आंसर है 39 क्वेश्चन नंबर है स्वीडन ने वर्ष शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा है? तो 39 का ऑप्शन है बी है विश्वनाथ आनंद, यह हरप्रज्ञान का डी है में से कोई नहीं। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद स्वीडन ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के सम्मान में विश्वनाथन आनंद कप रखा। 31 अक्टूबर 27 नवंबर 2025 तक इस विश्व शतरंज कप का आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में किया गया गोवा के पणजी में। ये भारत की पहली ग्रैंड मास्टर और 5 बार की विश्व चैंपियन है। ये भारत वर्तमान में किले का अध्यक्ष आर्कडी है। क्वेश्चन 40 है किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर वर्क का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। 40 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रूस ने किया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर वर्क का प्रक्षेपण किया है। रूस ने यह पनडुब्बी अंतर विश्व परमाणु ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए तैयार की है। इस पनडुब्बी को रूस सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के लिए रोबोटिक प्रणालियों सहित आधुनिक पानी के अंदर काम करने वाले हथियारों का उपयोग करने
उपयोग करके नौसेना की मिशनों को पूरा करना है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, यहाँ की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है 41, किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में शुरू हुआ है। पंजाब पुलिस द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बढ़ते ऑनलाइन खतरों से बच्चों की सुरक्षा और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। क्वेश्चन 42, चक्रवात मोर्चा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने नामकरण किया? तो ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मालदीव। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कौन नामकरण किया कौन देश ने? तो थाईलैंड नामकरण किया था। चक्रवात मोर्चा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम थाईलैंड ने किया। यह नाम थाईलैंड द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और एशिया एक प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCOP उष्णकटिबंधीय चक्रवात PTC के तहत प्रस्तावित किया गया था। यह नाम उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अपनाई गई नामकरण प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसके तहत सदस्य देश बारी बारी से चक्रवात का नाम रखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत प्राप्त चुना गया? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है डॉक्टर CNR राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन डी है प्रोफेसर प्रशांत। 43 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, डॉक्टर CNR राव। डॉक्टर CNR राव प्रसिद्ध खगोल भौतिक डॉक्टर जयंत विष्णुकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामकरण चुना गया। यह सम्मान विज्ञान सामान्य संक्षेपता और अवस्था सिद्धांत पर उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है 44, मोदी मिशन सागर एक वैश्विक पहल है जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा शुभारंभ किया गया। ऑप्शन है चेतन भगत, ऑप्शन बी है ब्रिजेश दुबे, ऑप्शन सी है रमेश नंद, ऑप्शन डी है रामदेव यादव। 44 का आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर 44 का बी, ब्रिजेश दुबे। मोदी मिशन नामक पुस्तक को देश देसाई ने लिखा, जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा किया गया। इस पुस्तक के अनुच्छेद में GST और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर पीएम मोदी की नीति विश्लेषण है। मोदी मिशन नामक पुस्तक का विमोचन 24 अक्टूबर 2023 को किया गया। 45 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में चंद्र पर हाइपरसोनिक मिसाइल ध्रुव किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। 45 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया है। दक्षिण कोरिया अपनी पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए अपनी शक्तिशाली मानव मिसाइल की तैनात करने के लिए तैयार है। यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारी वारहेड ले जाने में सक्षम है। फायर का वजन लगभग 36 टन है। इसे दक्षिण कोरिया की रक्षा विकास एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 46 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? पहला ऑप्शन है पूंजीगत व्यय और संसाधन आवंटन, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, ऑप्शन सी है डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। 46 आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, पूंजीगत व्यय और संसाधन आवंटन।
अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लिखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को रक्षा उद्योग को विशेषकर प्राथमिकता दिया गया। भारत चीन युद्ध 1962 तथा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण योजना की प्राथमिकताओं को रक्षा जरूरतों तक सीमित होना पड़ा। 1965 और 66 में कई भयंकर आकलन ने पूर्णतः इस योजना को विफल बना दिया। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, पूर्ण विद्युत ऊर्जा जिसे लंबे समय का सबसे व्यापक पूर्ण रूप उत्पादक माना जा सकता है का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए है नॉर्थ ब्लॉक पोलिश बियर, ऑप्शन बी है नॉर्थ ब्लॉक पोलिश बियर, ऑप्शन सी है नॉर्थ ब्लॉक पोलिश बियर, ऑप्शन डी है नॉर्थ ब्राउन पोलिश बियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक पोलिश बियर। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330 से 338, अनुच्छेद 315 से 330, अनुच्छेद 300 से 320, अनुच्छेद 210 से 219। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 300 से 320 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। प्रश्न 49 है, भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा कहाँ आरंभ की गई थी? ऑप्शन है पटियाला, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? 50वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निवेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। प्रश्न 5 का आंसर 50 का आंसर हो जाएगा तो करेक्ट आंसर है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भारत संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय नागरिक का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, भारतीय संविधान में 25 पार्ट, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है। मुफ्त 395 अनुच्छेद ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है बीमा क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र। 51 का आंसर हो जाएगा ये 51 का आंसर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। 52 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बोर्ड शासन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन है लॉर्ड मॉन्टेगो, ऑप्शन बी लॉर्ड मॉन्टेगो, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन और एडविन मॉन्टेगो। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगो। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिश की पीछे प्रमुख व्यक्ति लॉर्ड चेम्स और एडविन मॉन्टेगो थे। अगस्त की घोषणा 20 अगस्त 1917 के पश्चात मॉन्टेगो के साथ उच्च स्तरीय दल की स्थिति का अध्ययन करने भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेगो रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया प्लान बनाया, जो 1921 में क्रियान्वित किया गया। में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को
वायसरॉय डी फूल ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नहीं थी? किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राज्य के पास, ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्य सचिव के पास, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो प्रश्न 53 का आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर राज्यपाल के पास होता है। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने या सत्रावासन करने तथा सत्र भंग करने के अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को या जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उसके किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। राज्यपाल 174 के तहत राज्य में जो सदन होता है दोनों को, कोई राज्य में परिषद भी होता है, कोई राज्य में एक ही सदन, कोई राज्य में 2 सदन होता है, कोई में 1 सदन होता है, तो दोनों को एक साथ भी संबोधित कर सकता है। प्रश्न 54, भारतीय रेल अधिनियम दैनिक प्रचार किस खेल से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है तैराकी, ऑप्शन डी है एथलेटिक्स। किससे रखता है? 54 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी कुश्ती। भारतीय पैरा एथलीट्स पारुल प्रमाण बैडमिंटन खेल से संबंधित रखती है। अन्य प्रमुख खिलाड़ी अगला क्वेश्चन है प्रश्न 55, कालिंदी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। तो 55 का आंसर हो गया सी। 55 का आंसर ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का समाज नृत्य का त्योहार है जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी गीत के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। बाल तृतीया त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहाँ बोलो को सम्मानित किया जाता है, खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। कर्नाटक के कंबाला त्योहार में कृषक समुदाय द्वारा दौरा का आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निवेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं है? पहला है ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों की कुटीर उद्योग की गति, काम का विकास, ऑप्शन है केवल 2 एक तथा 2, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है 1 और 3। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। अगला प्रश्न 57, भारत का महान न्यायवादी ये राष्ट्रपति को विधि मामलों में परामर्श देता है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र नहीं है, ऑप्शन सी है संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, ऑप्शन डी है सरकार का पूर्णकालीन सलाहकार है। 57 का आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान न्यायवादी पद को सृजन किया जाता है। महानवादी जो है आर्टिकल 76 भाग है। अगला प्रश्न है 58, मॉरिस रेखा किन देशों के बीच विभाजन है? फ्रांस एवं जर्मनी, यूएसए एवं कनाडा, ऑप्शन सी नामीबिया एवं अंगोला, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया। तो 58 का आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है 59,
MUO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए फिटिज, ऑप्शन बी डनलप स्मिथ, ऑप्शन सी विलियम न्यूटन, ऑप्शन डी थियोडोर बेक। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी। 59 का आंसर बेक हो जाएगा। थियोडोर अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम थियोडोर बेक है जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। 60 नंबर प्रश्न है, पंचायत की जिंदगी स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सी अधिकृत है? ऑप्शन ए है ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है जिला परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा गठित नीति आयोग। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी। 60 का करेक्ट आंसर डी राज्यपाल। पंचायत की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग अधिकृत है। राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों एवं न्यायपालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 243 243 आई मतलब और 243 वाई राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य के वित्त आयोग का है अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 वाई गठन करने का आयोग की बुलाने। प्रश्न 61 है, होमोड जल डमरू मध्य जोड़ता है। होमोड जल डमरू मध्य जोड़ता है। ऑप्शन है लाल सागर से अरब की खाड़ी, ऑप्शन बी है फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी है लाल सागर से हिंद महासागर, ऑप्शन डी है मेडिटेरियन सागर से लाल सागर। तो 61 का आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा डी फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 62, ग्राउंड जीरो कहाँ है? ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी है गिरिडीह। 62 का आंसर हो जाएगा ए। 62 का आंसर ये न्यूयॉर्क हो जाएगा आंसर। ग्राउंड जीरो शब्द के दो मुख्य अर्थ है। पहला 9/11 के हमले के बाद न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइट को संदर्भित करता है। दूसरा यह है परमाणु विस्फोट या अन्य हवाई विस्फोट के नीचे पृथ्वी की सतह पर बिंदु को संदर्भित करता है। न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन में 14.6 एकड़ का एक क्षेत्र है जहां 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हो गया था। इंडिगा पॉइंट भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रीनविच लंदन का एक क्षेत्र है जो जियो देशांतर पर स्थित है जहां से प्रधान मध्य रेखा गुजरती है। प्रश्न 63 है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है माजुली द्वीप, ऑप्शन बी है श्रीराम द्वीप, ऑप्शन सी है नील नदी द्वीप, ऑप्शन डी है आमापी द्वीप। तो 63 का आंसर हो जाएगा ये नंबर माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है। माजुली को असम का 33वां जिला को 2016 में घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला नदी द्वीप बना हुआ है। एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। कौन द्वीप आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक का अभिकथन ये तथा दूसरे का कारण आर है। अभिकथन ये भारत की संसदीय प्रणाली है। कारण आर भारत में कार्यपालिका का व्यवस्था की प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनिए। ये और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ये सही है किंतु आर गलत है। सी ये गलत है किंतु आर सही है। डी ये और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या करता है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी
64 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत का संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत जनक ब्रिटेन से हुई और इसे अक्सर संविधान की जननी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सभी और संविधान के जननी है, जनक, जननी कहा जाता है। सभी संविधान के जननी कहा जाता है इसको। संसदीय प्रणाली में संसद, लोकसभा, जनता प्रतिनिधि पदायिक होती है। संसदीय में क्या होता है? लोकसभा जो है, लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका। पहले तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 53। तो इसका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। राज्य सभी सदस्यों के लिए 6 वर्ष तक की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। ये कब जोड़ा गया? इसमें कब जोड़ा गया? 46 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में की गई है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन है। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस महासागर में स्थित ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला? ऑप्शन ए है अटलांटिक, ऑप्शन बी है हिंद, ऑप्शन सी है आर्कटिक, ऑप्शन डी है प्रशांत, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का डी। 66 का करेक्ट आंसर डी, प्रशांत हो जाएगा। प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित 170 से अधिक द्वीप का समूह है। कहाँ है? टोंगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास फसल को कहते हैं? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी बेल्ट। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाना। उष्णकटिबंधीय को कहते हैं सवाना। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 68 है, डेनाली और माउंट विल्सन शिखर सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सेंट एलियास, ऑप्शन बी है माउंट एलिबस, ऑप्शन सी है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी है माउंट कोसियुस्को। ऑप्शन प्रश्न 68 का आंसर हो जाएगा ये, करेक्ट आंसर ये सेंट एलियास है। 68 का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक उत्तर भारत अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैंडल पीक की ढलान से अंडमान की एकमात्र नदी कोलंबो नदी निकलती है। सैंडल पीक की ऊंचाई 337 मीटर अर्थात 2418 फीट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 69, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने इसका संयुक्त वापस ले लिया था? ऑप्शन 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1928। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922। ऑप्शन बी 1922 में महात्मा गांधी ने सहयोग वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में 1920 में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने भी प्रस्तावित किए थे। गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिए। 9 अगस्त 1925
इसको काकोरी कांड हुआ था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन के तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है विष्णु। तो 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध। गंधर कला शैली के अंतर्गत बुद्ध भगवान की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार शैली कहा जाता है। ये विपुल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्तर मूर्ति कला शैली है। इसका उदय नकली प्रथम के समय हुआ था। तक्षशिला पुष्कलावती दरमियान आदि इसके प्रमुख केंद्र है। गंधार शैली की मूल विशेषता है मानव शरीर की सुंदरता, रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, शरीर में दूसरा शरीर पर पारदर्शक वस्तुओं का संबंध के साथ अनुपम नक्शा शरीर का संबंध बौद्ध जैन से मथुरा कला के मुख्य केंद्र मथुरा, तक्षशिला, महिषद, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी आदि है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा देशांतर के बीच है। तो ऑप्शन है 84 डिग्री पूरब, ऑप्शन बी है 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन बी है 83 डिग्री। 71 का आंसर हो जाएगा, 71 का आंसर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 97 डिग्री। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगला क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से चयन करें। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र एवं अरुण परिक्रमा दिशा विपरीत पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रह पूर्वावर्त है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं। शाम को पश्चिम में, सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सौर का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 28 दिन पूरा कर लेता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलेरियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राप्त स्थल है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आत्महत्या पुरुषों का स्तूप, ऑप्शन बी है महान पुरुषों का स्तूप, ऑप्शन सी है सभ्य पुरुषों का स्तूप, ऑप्शन डी है मृत पुरुषों का स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत पुरुषों का स्तूप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। इसका सिंध भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर संभवतः जनतंत्रात्मक थी। यह स्नानागार मोहनजोदाड़ो का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसे केंद्रीय फूल प्रांगण के बीच जलकुंड बना है। तांबे और टील को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदाड़ो से कांसे की एक नवप्रतिष्ठित मूर्ति पाई गई है जो द्रवी विधि से बनी है। अगला प्रश्न है 74। विश्व इतिहास में प्रथम राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। 74 का आंसर हो जाएगा शिव। विश्व 74 का ऑप्शन हो जाएगा शिव। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा अशोक थे जो कलिंग युद्ध करे। ऑप्शन 74 का हो जाएगा ये अशोक। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा अशोक थे जो कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। अशोक के तरह शिलालेख से कलिंग युद्ध की घटना 8वें वर्ष शासन काल के अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। अशोक के
दूसरे 13वें शिलालेख में संगम राज्य केवल पांडवा पुत्र एवं केवल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। कलिंग की राजधानी कौशली थी। अशोक नाम का उल्लेख मास्की गुजरात में तथा उदयगोल अभिलेख में भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब दुस्समत को एक जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। प्रश्न 75 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पतंजलि शास्त्री, बी है हरिलाल देकनिया, ऑप्शन सी है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी है बी के मुखर्जी। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी हरिलाल देकनिया हो जाएगा, हरिलाल देकनिया। 76 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हावड़ा, कोलकाता, जमशेदपुर, गोरखपुर। कहाँ है? 76 नंबर क्वेश्चन डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है? डी गोरखपुर। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। प्रश्न 77 है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन तथा जल मिलकर उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है अकार्बनिक, ऑप्शन सी है मानव पूंजी, ऑप्शन डी है उत्पादन के कारण। तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा आंसर ये कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 78, जापानी सेना का जन्म स्थान कहाँ है? जापानी सेना का जन्म स्थान कहाँ है? 78 नंबर, जापानी सेना का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी हो गया है, ऑप्शन डी है नेपाल। 78 का आंसर है ये जामनी नदी का उद्गम सागर स्थान से है। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। प्रश्न 69 है, पंचशील नीति की घोषणा इनके द्वारा की गई। ऑप्शन है सर, ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 79, पंचशील नीति की घोषणा इनके द्वारा की गई। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो 79 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया गया? ये क्वेश्चन बाद में हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, धन विधेयक अनुच्छेद 110, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। प्रश्न नंबर 81 के सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81 के सी आंसर होगा, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113। अगला प्रश्न 82, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है तथा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली और अनिलपाल चौहान, ऑप्शन बी है कन्नौज के चंदेल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड। 82 का ऑप्शन डी। प्रश्न 83, किस काल में सिंधु सभ्यता और आर्य सबसे पहले स्थापना पाए गए? ऑप्शन ए नवपाषाण, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। 84 क्वेश्चन है, होम्स बनाम वर्ड्स मेंबर के मुकदमे हैं। होम्स बनाम वर्ड्स के मुकदमे हैं। ऑप्शन है काउंसिल वर्ड्स, ऑप्शन बी अपील केस, ऑप्शन सी है ओपिनियन वर्ड्स, ऑप्शन डी है फेडरल मैन लॉ। तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा बी अपील केस।
85 है। 85 का क्वेश्चन है 50 है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान में से कौन सा है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बेल्लारी, ऑप्शन डी है जोधपुर। 85 का आंसर हो जाएगा ए लेह। 85 का आंसर हो जाएगा लेह में। प्रश्न 86 है। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सही मिलान करें। सिराज उस लातीन तारीफ सिरा, बी है तारीफ सिरा शाही, सी है वकियात मुसाफिर, डी है तज़किरात उस हुसैन, एक है अब्दुल खान अब्दुल खान, डी है गुलाम हुसैन सलीम, तीन है खुसरो अमीर खुसरो, चार है हुसैन दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का करेक्ट बी हो जाएगा। यदि याद पूछने में तीन को गुलाम हुसैन सलीम, गुलाम हुसैन सलीम फर्स्ट हो जाएगा। तारिक हसरानी को अब्बास खान सरवानी, इसका हो जाएगा अब्बास खान, इसका अब्बास खान हो जाएगा। तारिक हसरानी को अब्बास खान का है अब्बास खान सरवानी। मिस्टेक लग रहा होगा बट इसका आंसर सी होगा, बी होगा। प्रश्न 87 है। विदेश के राजा जनक ने किसे संपूर्ण या उत्तम उपहार में दिया, वह वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है सप्तक ब्राह्मण, ऑप्शन सी दुर्गा हरण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद उपनिषद। 87 का आंसर हो जाएगा सी, 87 का द्योदक उपनिषद। प्रश्न 88 है। बिहार में बख्तियार खिलजी के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का सी, 88 का करेक्ट आंसर गया हो जाएगा। बनाया गया क्या बिहार शरीफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 89। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है पंडोल, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 89 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 90। अशोक ने किस समय शत्रु स्वयं को सम्राट बताया है? तो अशोक ने भव्य स्तंभ लेख में स्वयं को, ऑप्शन ए है मौर्य सम्राट, मगध सम्राट, स्वरती सम्राट, समस्त सम्राट। इसका कौन बताया है? भावरूप सम्राट। अशोक ने भावरूप स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भावु या विराट शिलालेख तो मूल रूप से राजस्थान के विराट में मिला था। यहाँ से अशोक के बौद्ध धर्म की व्यक्तिगत विश्वास का सबसे स्पष्ट है। इस शिलालेख में अशोक स्पष्ट रूप से प्रियदर्शी राजा मानदेव एक प्रियदर्शी राजा मगध का शब्दों का प्रयोग किया है, जो उसे सीधे मगध के शासक के रूप में पहचान कराता है। अशोक के भ्राभु स्तंभ, ये अशोक के भ्राभु स्तंभ करेक्ट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? ऑप्शन है राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बी गंगा के उत्तरी मैदान की चौड़ाई दक्षिण मैदान से अधिक है। सी समस्त बिहार की सबसे छोटी नदी है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 मीटर है। डी राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 483 किलोमीटर है। तो 91 का आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी।
प्रश्न 92 है, बिहार के किस जिले की सीमावर्ती पहाड़ी स्थित है? कैमूर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, सीमा। तो 92 का आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी वाली कछार भूमि बाहरी कछार कहलाती है? ऑप्शन है गंडक के निकट, ऑप्शन बी है घाघरा के निकट, ऑप्शन सी है कोसी के निकट, ऑप्शन डी है पुनपुन। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी गंगा कटिहार के निकट मिलती है। कोसी के बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी गंगा में कटिहार के निकट मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के निकट। कोसी नदी जिसे अपने विनाशकारी लगातार वायु परिवर्तन, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। टाइप। प्रश्न 94 है, बिहार के किस भाग में पुराना गलोड मृदा बांगर मुख्य रूप से पाई जाती है? पूर्णिया और सहरसा का उत्तरी क्षेत्र, गया, नालंदा, पटना, मुंगेर का दक्षिणी मैदान भाग, सी किशनगंज के समीप का क्षेत्र, डी उत्तर मध्यवर्ती चंपारण का तराई क्षेत्र। 94 का आंसर हो जाएगा बी, पुराने जलोढ़ मिट्टी बांगर मुख्य रूप से गया, नालंदा, पटना, मुंगेर के दक्षिण मैदानी भाग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 95 है क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, पंचायत को गठन को सर्वसम्मति से होना आवश्यक है। ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण अनिवार्य है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी है केवल एक और ये और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी न तो ए और न तो बी सही है, दोनों में से कोई नहीं। 95 का हो जाएगा बी। 95 का आंसर डी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संबंध में कथन सही है। कथन सही है कि 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने निर्धारित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक एक वित्तीय वर्ष से कम 4 बार यानी हर 3 महीने में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 96, चंपारण आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? पटना, छपरा, मुंगेर, गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का बी। इसका करेक्ट आंसर कहां से मिलेगा? को छपरा से गिरफ्तार किया गया। कहां से कराया गया? छपरा से गिरफ्तार किया गया। अगला प्रश्न 97, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार विधानमंडल के लिए हुए चुनाव 1973 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? 97 का प्रश्न है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार विधानमंडल के लिए हुए चुनाव 1937 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन। ऑप्शन 68, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 107। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 98 सीटें जीते। अगला प्रश्न है 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार बजट 2016 के पहली बार लैपटॉप बजट प्रस्तुत किया गया था। बिहार सरकार के साथ में निश्चय कार्यक्रम में गरीब रोजगार सृजन प्रमुख लक्ष्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। 98 का आंसर दिए गए दोनों कथन गलत है। आंसर बी। प्रश्न 99, हरित कृषि रोड मैप 2012 से 17 के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित था? प्रश्न 99 है। प्रश्न नंबर 99 ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन है 12 कितना है? 12,00,000 12,200
12,02,342 करोड़, 14,09,859 करोड़, 20,30,20,000, 2,00,000, 2,013 करोड़, 11 11,05,000 करोड़। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का बी। अगला समा प्रश्न 100 प्रसिद्ध संचार अवार्ड उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, जिसे 2001 में राज्य स्तर का दर्जा मिला? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी पटना सिटी, ऑप्शन सी है दुर्गावती बक्सर, ऑप्शन डी है सहरसा मिथिला। तो 100वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा का जन्म डोगरा बक्सर में हुआ था, डोगरा बक्सर में हुआ था। ये क्वेश्चन लग रहा है गलत टाइप हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ये डेली कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू।